हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम एक नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि क्लास 10th पे बेस्ड है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम जिस नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अगर हिंदी में इसे बोले तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें चेंजेस के बारे में समझना होगा। हमारे आसपास जितने भी चेंजेज होते हैं उनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को एक एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कुछ लकड़ियों के माध्यम से कुर्सियाँ बनाई जाती हैं। तो इस तरह के चेंजेज को फिजिकल चेंज कहा जाता है। तो वहीं जब इन लकड़ियों को हम बर्न करते हैं यानी जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है स्मोक और एसेज। स्मोक यानी धुआं और एसेज यानी कि राख। तो इस तरह के चेंजेज यानी इस तरह के परिवर्तन को हम केमिकल चेंजेज बोलते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के एक एक एग्जाम्पल देखने के बाद हम बारी बारी से यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर फिजिकल चेंज होता क्या है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होते हैं, जैसे उसके शेप, साइज, कलर, वॉल्यूम, स्टेट एंड सॉल्युबिलिटी। अब फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नेचर का भी होता है। रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलता है और वह पुनः अपने मूल रूप में आ जाता है तो ऐसे चेंज को रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। अब यदि हम फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल देखें तो कुछ लकड़ियों के माध्यम से कुर्सियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे लकड़ियों के केवल शेप और साइज चेंज हो रहे हैं, इसलिए यह फिजिकल चेंज कहलाएगा। और साथ ही हम यह भी देखते हैं कि क्या यह फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है या नहीं। तो जब हम लकड़ी से कुर्सी बनाते हैं और इन कुर्सी से फिर लकड़ी को वापस प्राप्त कर सकते हैं, तो इस तरह यह एग्जाम्पल रिवर्सिबल नेचर को भी प्रूव करता है। और इसमें देखने योग्य बात यह भी है कि यहाँ पे कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हमने लकड़ी के माध्यम से कुर्सी बनाई और वह प्लास्टिक की कुर्सी बन गई। अब केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन में कोई पदार्थ एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है और उन नए पदार्थों का गुण ओरिजिनल पदार्थ यानी कि मूल पदार्थ से बिल्कुल ही अलग होता है। केमिकल चेंज एक इरिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी कि यह फिजिकल चेंज के जस्ट अपोजिट होता है। यदि इसमें एक बार कोई नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है तो उसे हम फिर मूल रूप में वापस नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए केमिकल चेंज को इरिवर्सिबल कहा जाता है। जैसे यदि हम किसी लकड़ी को बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं तो हमें दो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, स्मोक और एसेज, जिसके गुण लकड़ी के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए इस तरह के चेंज को केमिकल चेंज कहा जाता है। यह इरिवर्सिबल नेचर का भी होता है, यानी कि हम स्मोक और एसेज के द्वारा पुनः लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह इरिवर्सिबल नेचर को भी प्रूव करता है। फिजिकल चेंज को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कुछ और नए एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे।
साथ ही हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि इन एग्जाम्पल को फिजिकल चेंज ही क्यों कहा जाएगा। तो फिजिकल चेंज होने के लिए सबसे पहला ज़रूरी कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने चाहिए, दूसरा कि वह रिवर्सिबल नेचर का है या नहीं, और तीसरा कि नए प्रोडक्ट का निर्माण न हो। फिजिकल चेंज का हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है पानी का बर्फ़ में बदलना। यानी जब भी हम किसी जल को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करते हैं तो वह बर्फ़ में बदल जाता है। यानी कि यहाँ जल जो कि पहले लिक्विड के रूप में था और ठंडा होने के बाद बर्फ़ में बदल जाता है, यानी कि सॉलिड रूप में आ जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में उसके स्टेट यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ देखने योग्य बात यह है कि जब हम इस बर्फ़ को गर्म करते हैं यानी कि हीट करते हैं तो यह वापस से जल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब जल को ठंडा करते हैं तो बर्फ़ में बदल जाता है और बर्फ़ को जब गर्म करते हैं तो वापस जल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि रिवर्सिबल चेंज को भी प्रूव करता है। अब चूँकि जल और बर्फ़ दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है H2O, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जल का बर्फ़ में बदलना फिजिकल चेंज ही कहलाएगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी यानी कि जल का कोई आकार नहीं होता है, जबकि बर्फ़ का एक फिक्स आकार होता है। तो इस तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शेप में भी चेंजेस देखने को मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वह सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है। यानी कि अगर हम सॉल्युबिलिटी के 2 टाइप के बारे में बात करेंगे, पहला सॉल्यूबल और दूसरा इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब है कि जो घुलनशील होता है और इनसॉल्यूबल का मतलब कि जो अघुलनशील होता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नमक और चीनी दोनों ही जल में घुलनशील होता है, तो नमक और चीनी का जल में घुलना भी फिजिकल चेंज ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में सॉल्युबिलिटी चेंज हो रहे हैं। अब यदि नमक का पानी में घुलना फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है तो यहाँ पे रिवर्सिबल चेंज भी देखने को मिल सकता है। जब हम नमक और पानी के घोल को किसी बर्तन में रख कर के गर्म करते हैं तो जल वाष्पित होकर के उड़ जाती है, जबकि बर्तन में केवल नमक ही बच जाता है। अब यदि हम इस मिश्रण को गर्म करते समय बर्तन के ऊपर अगर ढक्कन रख देते हैं तो यह वाष्प उस ढक्कन के नीचे पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। किसी भी तरह के वाष्प जब थोड़ा सा ठंडा होता है तो यह वापस जल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि नमक और पानी को फिर से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि रिवर्सिबल चेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा नमक और पानी जब हमें अलग अलग प्राप्त हो जाता है, यानी कि यहाँ कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। इस तरह यह चेंज भी फिजिकल चेंज कहलाएगा। अब वही हम अगर बात करते हैं जल और रेत के मिश्रण का, तो रेत जो कि जल में घुलनशील नहीं होता है, तो इसलिए जल और रेत के मिश्रण को जब हम किसी छन्ने के द्वारा छानते हैं तो बालू अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। यानी कि पहले हमने रेत और जल का मिश्रण बनाया और फिर मिश्रण को छानने के बाद वापस से हमें रेत और बालू अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह यह रिवर्सिबल चेंज को भी प्रूव करता है। और साथ ही यहाँ देखने योग्य बात यह भी है कि पानी और रेत दोनों अलग अलग हमें प्राप्त हो जा रहा है, यानी कि कोई यहाँ नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। इस तरह से जल और रेत का मिश्रण भी फिजिकल चेंज कहलाएगा। अब हम केमिकल चेंज के कुछ और नए एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें किस तरह के केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहे हैं, किस तरह के नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और तीसरा कि वह इरिवर्सिबल नेचर का है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है दूध से दही का बनना। जब दूध से दही बनता है तो दही एक नया पदार्थ बन जाता है, क्योंकि दूध स्वाद में थोड़ा सा मीठा होता है जबकि दही बिल्कुल ही खट्टा होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि दूध से दही का बनना केमिकल चेंज कहलाएगा। अब यदि यह केमिकल चेंज है तो इसका तात्पर्य यह भी है कि हम पुनः दही से दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब केमिकल चेंज का हमारा अगला एग्जाम्पल है लोहे में जंग का लगना।
जब हम लोहे की वस्तु को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो यह ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके जंग में परिवर्तित हो जाता है। अब लोहे में जंग का लगने का मतलब है कि यहाँ फेरस ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जिसके कारण लोहा भंगुर हो जाता है, यानी कि इसकी क्वालिटी अब पहले से कमज़ोर हो जाती है। अब चूँकि लोहा फेरस ऑक्साइड की एक परत बना लेती है, इसका मतलब यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहे हैं और एक बार लोहे में जंग लगने के बाद वापस से उस मूल लोहे को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः यह एग्जाम्पल भी केमिकल चेंज कहलाएगा। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो इसमें हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में क्यों पढ़ा। तो जब हमने केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा तो यह केमिकल चेंज कुछ और नहीं बल्कि यही केमिकल रिएक्शन होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ केमिकल रिएक्शन के डिफिनीसन को समझेंगे और डिफिनीसन के साथ साथ कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि यह केमिकल रिएक्शन क्या होता है यह हमें क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यह एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या फिर एक से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट्स करके यानी कि अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन नए पदार्थों का गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। तो चलिए हम केमिकल रिएक्शन के डिफिनीसन को देखने के बाद 2-3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसके डिफिनीसन को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसा कि हमने डिफिनीसन में बताया था कि कोई पदार्थ अकेले भी अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर भी कहा जाता है, जब हम इसे गर्म करते हैं यानी कि हीट करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन के बाद 2 नए पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन जो कि एक कंबस्टिबल यानी कि ज्वलनशील गैस है, वही ऑक्सीजन जो कि आग जलाने में सहायता करता है और जैसे ही इन दोनों का रिएक्शन होता है तो H2O का निर्माण होता है जो कि इसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज वाले होते हैं जो आग को बुझाने का काम करता है। जैसा कि हमने केमिकल रिएक्शन के डिफिनीसन में बताया था कि एक से अधिक पदार्थ भी अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि एक से अधिक यानी कि 2 पदार्थ है और इनके मिलने के बाद H2O यानी कि जल का निर्माण होता है। अब केमिकल रिएक्शन के हम लास्ट एग्जाम्पल में क्या देखते हैं कि सोडियम जो कि एक हार्मफुल केमिकल होता है यानी कि इसे हम खा नहीं सकते हैं। उसी तरह क्लोरीन भी एक जहरीला गैस होता है और जब इन दोनों के रिएक्शन होते हैं तो बनता है NaCl जिसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं और साधारण नमक के बिना तो हम खाना भी नहीं खा सकते। इस तरह हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसका गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम यह भी समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होते हैं, पहला रिएक्टेंट्स और दूसरा प्रोडक्ट। तो इस एग्जाम्पल में हम जानने का प्रयास करेंगे कि रिएक्टेंट्स कौन है और प्रोडक्ट कौन है। साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होता है। तो रिएक्टेंट्स वे सभी पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और प्रोडक्ट जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसा कि हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा है जिसमें सोडियम और क्लोरीन जो कि रिएक्टेंट्स कहलाते हैं,
तो वहीं सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को प्रोडक्ट कहा जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, साथ ही केमिकल रिएक्शन क्या होता है और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।